नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 मई 2022 को गांधीनगर गुजरात में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सरकार भी है और ये हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं। साथियों, फर्टिलाइजर की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत दशकों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर डिपेंडेंट है। हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का लगभग 1/4 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पोटाश और फॉस्फेट के मामले में तो हमें करीब करीब 100% विदेशों से लाना पड़ता है। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आ धमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है। कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। और इसलिए हर मुश्किल के बावजूद भी हमने देश में फर्टिलाइजर का कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये में, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले हमारे पूर्व जो सरकारें थी उनको 500 रुपये वहन करना होता था एक बैग पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में उछाल आने के बावजूद हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि किसानों पर इसका बोझ कम से कम हो, भारत के किसान को दिक्कत ना हो। इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे।
लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां ना आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। और मैं गुजरात के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। गुजरात का किसान प्रगतिशील है। छोटा किसान हो तो भी साहस करने का स्वभाव रखता है। और जिस प्रकार से गुजरात से मुझे खबरें आ रही हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात का छोटा किसान भी अब मुड़ने लगा है। लाखों की तादाद में गुजरात में किसान प्राकृतिक खेती के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं इन सब किसानों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पहल के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार भी है। यह हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारथी बैठे हैं। मैं हर किसी का चेहरा बैठे बैठे देख रहा था। सब पुराने साथी जो आज सहकारी क्षेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं। आनंद हो रहा है जिस तपस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुजरात तो इसलिए भी सौभाग्यशाली रहा है क्योंकि पूज्य बापू और सरदार साहब का नेतृत्व यहां हमें मिला। पूज्य बापू ने सहकार के से स्वावलंबन का जो मार्ग दिखाया, उसको सरदार साहब ने जमीन पर उतारने का काम किया। और जब सहकारिता की बात आती है, जैसे अमित भाई ने उल्लेख किया, वेंकुट भाई मेहता की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और आज भी भारत सरकार एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट उनके नाम पर चलाती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे भुला दिया गया था। इस बार हमने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उसको और ताकतवर बनाने का काम शुरू किया है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो हाउसिंग के लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पहला प्रयोग हमारे यहाँ हुआ। ये जो हमारे पालड़ी में प्रीतम नगर है, वो प्रीतम नगर उसी का उदाहरण है।
देश की पहली सहकारी आवास योजना का वो जीता जागता उदाहरण है। साथियों, सहकारी क्षेत्र में अमूल ने एक अपनी पहचान बना दी। अमूल जैसे ब्रांड ने पूरी दुनिया में गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक ताकत का परिचय कराया है, एक पहचान बनाई है। गुजरात में डेयरी, चीनी और बैंकिंग सहकारी आंदोलन के सफलता का उदाहरण है। बीते सालों में तो फल, सब्जी सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सहकार का दायरा बढ़ा है। भाई और बहनों, सहकारिता के सफल प्रयोगों में एक बहुत बड़ा मॉडल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए हमारे सामने है। डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बीते सालों में डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ भी रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। आज भारत एक साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। 8 लाख करोड़ रुपए का दूध, और प्रमुखतया ये कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं बहनें संभालती है। उसकी दूसरी तरफ जरा देखिए, गेहूं और धान का बाजार अगर हम मिलाकर के देखें तो वो दूध उत्पादन से भी कम है। यानी दूध अगर 8 लाख करोड़ का है तो गेहूं और धान का टोटल उससे भी कम है। आप देखिए दूध उत्पादन में हमारे देश ने कितनी बड़ी ताकत खड़ी की है। इसी तरह हम पशुपालन के पूरे सेक्टर को देखें तो ये 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ये भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। साथियों, बीते दशकों में गुजरात में अगर गांवों में अधिक समृद्धि देखने को मिली है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डेयरी सेक्टर से जुड़े कोऑपरेटिव्स रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, अगर हम कुछ भी कोई चीज याद कराते हैं तो किसी को लगता है कि हम किसी की आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई चीज को याद इसलिए करना होता है कि पहले क्या होता था। हमारे देश में, हमारे गुजरात में, कच्छ सौराष्ट्र में डेयरी करना, डेयरी का निर्माण करना, इस पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए थे। यानी एक प्रकार से इलीगल एक्टिविटी में डाल दिया गया था। जब मैं यहां था तो हमने कहा भाई ये अमूल बढ़ रहा है तो कच्छ की डेयरी भी बढ़ सकती है, अमरेली की डेयरी भी बढ़ सकती है, हम रोक कर क्यों बैठे हैं। और आज गुजरात में चारों दिशा में डेयरी का क्षेत्र बहुत ताकत के साथ खड़ा हो गया। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही।